और अब आपको बताएं किस तरह से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, अब खबरें विस्तार से हम खबरों पर नजर डालेंगे। नगर निगम चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद आज शिमला को नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल गया है। सुरेंद्र चौहान मेयर और उमा कौशल को डिप्टी मेयर चुना गया है। निगम चुनाव में कांग्रेस ने 34 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें 14 महिलाएं हैं। कई दिनों से मेयर और डिप्टी मेयर की घोषणा का इंतजार हो रहा था, जिसका आज बचत भवन में हुई कांग्रेस पार्षदों की बैठक में पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया। बैठक में मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और कांग्रेस के सह प्रभारी तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू भी शामिल हुए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर के नाम कांग्रेस आलाकमान ने फाइनल कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री है वो भी हमें नजर आ रहा। सर तय हो गया, बधाई आपको। हाईकमान ने तय किया है और सभी को मुबारक। कौन होंगे मेयर सर? देखिए, मेयर जो हाईकमान ने जो है सुरेंद्र चौहान जी को डिसाइड किया है और उमा कौशल जी को डिप्टी मेयर रखेंगे। और अब आपको शिमला के नए मेयर और डिप्टी मेयर के बारे में कुछ और बताते हैं। ये दो तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर भी देखेंगे। एक तस्वीर मेयर बनाए गए सुरेंद्र चौहान की, ये मेयर बने हैं सुरेंद्र चौहान, और दूसरी तस्वीर जो आप देखेंगे वो डिप्टी मेयर बनी उमा कौशल की। तो ये उमा कौशल है, दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं ये डिप्टी मेयर बनाई गई हैं, और सुरेंद्र चौहान जो तस्वीर में बाईं तरफ हैं वो है सुरेंद्र चौहान जो मेयर बनाए गए हैं। सुरेंद्र चौहान छोटा शिमला वार्ड से कांग्रेस के पार्षद चुने गए हैं। वो पहले ही पार्षद रह चुके हैं। नतीजों के बाद से ही उनका नाम मेयर की रेस में सबसे आगे था, जिस पर आज मोहर लगी। वहीं उमा कौशल टूटीकंडी सीट से पार्षद चुनी गई हैं। वो कांग्रेस की उन 14 महिला पार्षदों में एक हैं जिन्होंने इस बार चुनाव जीता है। उमा कौशल पहले ही 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। इस तरफा तीसरी बार जीतकर आई हैं, जिन्हें कांग्रेस ने डिप्टी मेयर बनाया है। ये दो तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ टूटीकंडी से तीसरी बार की पार्षद डिप्टी मेयर बनाई गई हैं और सुरेंद्र चौहान भी पार्षद हैं, वो जो है मेयर बनाए गए हैं। तो चुनाव समाप्ति के 10 दिनों के बाद यह तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर साफ हो गई है कि मेयर कौन होगा और डिप्टी मेयर कौन होगा। मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल। बधाई दे दें आपको। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होने दो। हाँ, तो हम उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। हाँ जी, देखिए उमा कौशल यहाँ पर जो है ऐलान करती हुई नजर आ रही है। और शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद अब दफ्तर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जी हां, डिप्टी मेयर उमा कौशल ने कार्यभार संभालने से ही इनकार कर दिया है। उमा कौशल ने डिप्टी मेयर का ऑफिस सब्जी मंडी में शिफ्ट किए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि जब तक फैसला वापस नहीं होगा वो अपना पद ज्वाइन नहीं करेंगी। दफ्तर टाउन हॉल में रहेगा तभी वो डिप्टी मेयर के पद पर ज्वाइन करेंगी। आपको बता दें कि आज ही छोटा शिमला से कांग्रेस पार्षद सुरेंद्र चौहान को मेयर और टूटीकंडी से पार्षद चुनी गई उमा कौशल को शिमला का डिप्टी मेयर चुना गया है, जिसके बाद दोनों अपना अपना जो दफ्तर है वो ज्वाइन करने के लिए टाउन हॉल पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचने पर उमा कौशल को पता चला कि टाउन हॉल में मेयर का दफ्तर तो है, लेकिन डिप्टी मेयर का दफ्तर लोअर बाजार स्थित सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया गया है। उमा कौशल ने कहा कि ऐसा है तो मैं अपने पद पर ज्वाइन नहीं करूंगी। दे दें आपको। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होने दो। हाँ, तो हम उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। हाँ जी, देखिए उमा कौशल यहाँ पर जो है ऐलान करती हुई नजर आ रही है। तो अब डिप्टी मेयर पद को उन्होंने ग्रहण करने से पहले ये जो शर्त लगा दी है कि जब उसकी ऑफिस या डिप्टी मेयर की ऑफिस जो टाउन हॉल में होनी चाहिए थी वो वहां ना होकर के लोअर बाजार बंडी में शिफ्ट हो गई है, तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो नाराज है। वो कह रहे हैं कि जब तक ये ऑफिस वापस टाउन हॉल शिफ्ट नहीं होता तब तक वो पद ग्रहण नहीं करेगी। वहीं डिप्टी मेयर के पदभार नहीं संभालने पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। कार्यभार संभालने के लिए कुछ लोग मुहूर्त देखते हैं। उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देते हुए कहा कि लड़ाई चुनाव तक सीमित रहती है, अब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के वक्त बचत भवन में हंगामा भी हो गया। उस दौरान जिस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा था
उस वक्त दो युवकों ने कुछ मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की, उन्हें अंदर जाने से रोकने लगे, जिस पर हंगामा हो गया। मीडिया कर्मियों ने पुलिस वालों से उन युवकों को हटाने की मांग की, मगर पुलिस भी उन्हें ही बचाती दिखी, जिस पर मीडिया कर्मी भड़क गए। हालांकि कुछ ही देर में मामला शांत हो गया। ये तो आप ही मेरे संज्ञान में बात ला रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि ऊपर टाउन हॉल में जो नई बिल्डिंग रेनोवेशन उसकी हुई थी, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का कमरा था। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर से ही हुआ था वो, मुझे इनकी जानकारी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कई लोग जो हैं ऑफिस रिज्यूम करने के लिए भी टाइम लेते हैं, टाइम मतलब पत्री देखते हैं या मुहूर्त देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसको मैं नहीं समझता हूँ कि तूल देने की या एक हाईलाइट करने की कोई हमारे को आवश्यकता है, कोई रीजन रहा होगा। मैं बिल्कुल जानकारी लेके फिर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर यह बात दोहराई है कि 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर राज्य होगा। सीएम ने इस बार यह दावा राज्य सचिवालय के नए बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर किया। सीएम ने सचिवालय की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया उसे 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। 8 मंजिला बिल्डिंग में हाईटेक पार्किंग सहित हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। उद्घाटन के बाद सचिवालय कर्मियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हम व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी काम में तेजी लानी होगी। फाइल तेजी से निपटाने होंगे ताकि हम 10 साल में हिमाचल को सबसे अमीर राज्य बनाने में कामयाब हो पाएं। में हमारा ये निश्चय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे और 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। लेकिन उसमें आप लोग आगे सहयोग नहीं करेंगे, आपकी फाइलें मूव नहीं होगी, उसकी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी सचिवालय के कर्मचारियों को। अब वो समय चला गया। अगर और राज्यों के साथ अगर हमने आगे बढ़ना है और अपने प्रदेश को आगे बढ़ना है तो हमें स्पीड से, तीव्र गति से कार्य करना होगा और उसमें आपका सहयोग चाहिए। जितने हमारे कर्मचारी और सचिवालय के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा पहुंची हुई फाइल जो अधिकारी और फिर मंत्री और मुख्यमंत्री की और चीफ सेक्रेटरी के टेबल पर पहुंचेगी, तभी हम उनको अमली जामा पहनाएंगे। सीएम सुक्खू ने शिमला सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के लिए हिम केयर योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कई कैदियों को हिम केयर कार्ड भी प्रदान किए। जेल में बंद कैदियों के लिए एकीकृत STI, HIV, TB, हेपेटाइटिस अभियान शुरू किया गया है। सीएम ने कहा कि जेल में बंद कैदी हिम केयर योजना के लाभ से वंचित थे, जिससे उनके इलाज में मुश्किलें आती थी, जो अब नहीं होंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हमीरपुर में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने जिले के मुख्य अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की। जो काम अभी अधूरे हैं उन कामों में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यहां लोगों की समस्याएं भी सुनी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के काम से देश दिनों दिन तरक्की कर रहा है और उन्होंने कांग्रेस के वादों पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व किया है, ईमानदार सरकार दी है और देश की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की पहली 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया। 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में दिए। 11 करोड़ 50 लाख परिवारों को नल से जल के कनेक्शन मात्र 3 वर्षों में पहुंचाने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में देने का काम। ऐसे ही हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली देने का काम हो। सड़कें 4 गुना ज़्यादा बननी शुरू होगी। रेलवे 3 गुना ज़्यादा ट्रैक्स बिछने शुरू हो गए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई। विदेशी पूंजी निवेश आज तक का रिकॉर्ड आया है। ये सारे काम मोदी सरकार के लेके जब हम 2024 में जाएंगे, ईमानदार नेतृत्व जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में आगे बढ़ाया है,
निश्चित तौर पर लोग फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार ही आएगी। मैं राज्य की सरकार से इतना ही अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों को प्रताड़ित ना करें। आप पैसे ना होने की बातचीत करके हर चीज से, चाहे विकास हो या महिलाओं के 1500 रुपये का अधिकार हो या फिर हमारे कर्मचारी हों या हमारे ट्रांसपोर्टर जो दिन रात एक करके बसें चलाते हैं, आप उनके अधिकार भी उनको नहीं दे रहे हैं। मजबूरी में उनको एक कदम उठाना पड़ रहा है, लेकिन आप हर क्षेत्र के कर्मचारियों को मजबूर ना करें कि उनको धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़े। सोलन में शिक्षा विभाग के दफ्तर में बड़ा हादसा हो गया। यहां डिप्टी डायरेक्टर के कमरे की छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया, जिससे डिप्टी डायरेक्टर जगदीश नेगी को गंभीर चोटें आई हैं। यहां प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और जिससे घायल हुए डिप्टी डायरेक्टर को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग काफी पुरानी है, 2014 में इसकी मरम्मत कराई गई थी, लेकिन बावजूद इसके दफ्तर किस खतरनाक स्थिति में चल रहा था, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। जी आज कोई 1:30-2 बजे के करीब लंच टाइम था और मुझे जो सूचना प्राप्त हुई, मैं कहीं फील्ड में गया हुआ था किसी एक ज़रूरी फंक्शन में। जो हमारे सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 है मैडम निर्मल नेगी जी, वो इस अपनी सीट पर बैठे थे और अचानक से ऊपर से जो कंकड़ वगैरह इसके जो प्लास्टर है वो उनके सिर पर आ गिरा और जैसे उनको आभास हुआ वो तुरंत वहाँ से अपनी सीट छोड़ करके भाग खड़े हुए और पीछे से जो तो बहुत बड़ा जो इसका हिस्सा है, इसका पैच है, वो गिर पड़ा। तो बहुत भयानक सी स्थिति अभी है बनी हुई और बहुत ही तो ईश्वर का धन्यवाद कि बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन उनके सर पर काफ़ी चोट आई है और 3-4 टांके भी लगे उनके। लेकिन इस बिल्डिंग की जो है, जो मुझे बताया गया कि 2014 में भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसकी जो है इसका मेंटेनेंस किया गया है। और मंडी में एक चलती कार में आग लग गई। हादसा BBMB कॉलोनी सुंदरनगर में हुआ। कार में सुंदरनगर निवासी 62 वर्षीय विनोद कपूर और उनकी पत्नी सवार थी, जो नेरचौक की तरफ जा रहे थे। तभी जीरो चौक के पास कार से धुआं उठने लगा और फिर आग लग गई। गनीमत यह रही कि पति पत्नी फौरन कार से बाहर निकल गए। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। कार मालिक का आरोप है कि अगर दमकल की टीम समय पर नहीं पहुंची, मगर दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और रास्ते में अभी मैं 15 मिनट में चला हुआ था तो मेरी गाड़ी से धुआं निकला, तो मैंने गाड़ी को रोका और कुछ साइड पे हो गया। तो थोड़ी देर के बाद मेरी गाड़ी धो करके जलने लगी। फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन आधा पौना घंटा बीतने के बाद भी कोई नहीं आया। यहाँ सिर्फ बहानेबाजी लगाते रहे कि हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। अभी फायर ब्रिगेड के ऑफिसर यहाँ आए और उसने भी बात की हमसे और हमने उसी टाइम जो हमारी एक गाड़ी का हमने टर्न आउट करवाया। टर्न आउट करने के बाद जो है वहाँ पे हमारा फायर क्रू गया और उसने फायर एक्सटिंग्विशर को आग को बुझाया और उसके ऊपर जो भी था वहाँ मालिक भी थे वहाँ पे, उनको आग को बुझा करके वो हमने उसको कंट्रोल करके बुझा दिया। सर कार मालिक का आरोप है कि करीब पौना घंटा लेट आए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो 11:27 पे हमें जो है यहाँ पर जो हमें कॉल मिली है 11, और उसके बाद जो 11 विदिन 10 मिनट के अंदर हमने गाड़ी को जो है वहाँ पे क्या कहते हैं आग को एक्सटिंग्विश करके हम वहाँ पे खड़े हुए थे। ऐसा ये उनका जो आरोप है पूरी तरह से गलत है। और वही सोलन के कंडा घाट में शरारती तत्वों ने एक कार में आग लगा दी। कार श्रीनगर रोड पर सड़क किनारे खड़ी थी। कार में आग लगने के बाद लोगों ने बुझाने की कोशिश की, मगर कार पूरी तरह जल गई। कार एक महिला की थी जो चंडीगढ़ से अपने घर आई थी। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यहां पहले भी सड़क किनारे खड़ी एक कार को कुछ शरारती तत्वों ने आग लगा दी थी, लेकिन वो कौन लोग, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप।
मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांकमती का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं। अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी और नालागढ़ में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच 4 चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीर न्यू नालागढ़ कॉलोनी के फेज 2 इलाके की है, जहां चोरों ने एक घर में चोरी की कोशिश की। आप तस्वीरें देखेंगे, तस्वीरों में 4 चोर एक घर के अंदर जाते दिख रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो दीवार फांदकर वहां से निकल गए क्योंकि उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यह घटना रविवार रात 2 बजे के करीब की है। अब तक इसी इलाके में हाल के दिनों में चोरी की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद अब इस वीडियो के सामने आने से चोरों का खौफ बढ़ चुका है। पुलिस ने कुछ चोरों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन बावजूद चोरी की घटनाएं नहीं थम रही हैं। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन तस्वीरों से ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि बढ़ती चोरी की घटनाएं जो हैं वो थम नहीं रही हैं और चोरों में ऐसा लगता है कि शायद कोई खौफ भी नहीं रह गया। हालांकि कई कार्रवाइयां ऐसी हुई हैं इस बीच और कई ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिनके ऊपर चोरी का आरोप था, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम घटनाएं लगातार हो रही हैं। नालागढ़ में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच 4 ऐसे लोगों को जो चोरी की कोशिश कर रहे थे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और यह तस्वीर न्यू नालागढ़ कॉलोनी के फेज 2 इलाके की है, जहां चोरों ने एक घर में चोरी की कोशिश की। तस्वीरों में 4 चोर यानी 4 लोग एक घर के अंदर जाते दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद वो दीवार फांदकर वहां से इसलिए बाहर आ गए क्योंकि उनके हाथ कुछ नहीं लगा उनके हाथ, और वो दीवार फांदकर बाहर आ गए। यह घटना रविवार रात 2 बजे के करीब की है। अब तक इसी इलाके में हाल के दिनों में चोरी की 6 घटनाएं हो चुकी हैं। उसके बाद अब इस वीडियो के सामने आने से चोरों का खौफ बढ़ चुका है। पुलिस ने कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर शक था, जो चोरी की घटना में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन बावजूद चोरी की घटनाएं, इस तमाम कार्रवाई के बावजूद चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। और एक और अहम खबर, एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन की हड़ताल से हड़कंप मच गया। यूनियन से आज से रात्रि सेवा ठप करने का ऐलान किया था, मगर डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई, जिन्होंने ड्राइवर यूनियन के साथ 18 मई को बैठक करने और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो ये एक अहम खबर है कि डिप्टी सीएम के साथ इनकी बैठक हुई है। हड़कंप तो मच गया था अगर ये चले जाते हड़ताल पर, लेकिन चूंकि डिप्टी सीएम के साथ उनकी मुलाकात होगी ऐसी खबर है, उसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है, टाल दिया है। एचआरटीसी ड्राइवर्स की हड़ताल से हड़कंप। डिप्टी सीएम ने 18 मई को बुलाई बैठक। ड्राइवर्स ने स्थगित की रात की हड़ताल। एचआरटीसी स्टेट ड्राइवर यूनियन की हड़ताल शुरू होते ही सरकार की नींद खुल गई। ड्राइवर्स ने कई दिन पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि अगर उनके 41 महीने से लंबित ओवर टाइम का भुगतान नहीं हुआ तो वो रात्रि सेवा ठप कर देंगे, जिसकी शुरुआत सोमवार से होनी थी। हमारा जो है 3600 ड्राइवर है, इसमें हमने फैसला ये भी लिया था कि जो दिन की सेवा होगी उस पे हमारे ड्राइवर जाएंगे। जैसे अप डाउन, जैसे सियारपुर है, पठानकोट है, या लोकल सेवा जो है उस सेवा को करेंगे, लेकिन रात्रि सेवा पे जो है हम एडवांस लेके जाएंगे, अन्यथा हम जो है उस सेवा को नहीं जाएंगे। ड्राइवर यूनियन के मुताबिक उन्हें 41 महीने से ओवर टाइम का पैसा नहीं मिला। 3600 ड्राइवर्स के ओवर टाइम का कुल बकाया 65 करोड़ रुपए है। ड्राइवर डीए और एरियर की राशि नहीं मिलने से है नाराज। सरकार की तरफ से घाटे का रोना रोया जाता है, ये घाटा कोई कर्मचारियों की तरफ से नहीं है,
इसमें सिपाही कैटेगरियाँ ऐसी है जिनको फ्री सुविधा दी जाती है। अभी आप हाल ही में महिलाओं को 50% किराए में छूट है, या और बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जिनको किराए में छूट है। तो ये सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, कोई हमारे कर्मचारियों की तरफ से घाटा नहीं है। ड्राइवर यूनियन के इस तेवर से सरकार एचआरटीसी प्रबंधन के हाथ पांव फूलने लगे हैं, क्योंकि रात्रि सेवा ठप होने से 2500 रूट्स यातायात प्रभावित होता है। लिहाजा प्रबंधन की तरफ से फौरन डिप्टी सीएम परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से बात की, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि 18 मई को वो प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे और उनकी मांगों पर विचार करते हुए कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। हाल में ही इनको हमने 2 महीनों का जो है वो OTA रिलीज़ किया और अभी भी इंश्योर किया है कि इस महीने के अंत तक जो है वो और 21 जो OTA की हम इनको दे देंगे। लेकिन ये किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये थोड़ा सा हो गया था। लेकिन अभी मुझे भी डिप्टी सीएम साहब ने और यूनियंस को भी जो है वो डिप्टी सीएम साहब ने 18 को बुलाया हुआ बातचीत करने के लिए। तो अभी सब सिचुएशन नॉर्मल। डिप्टी सीएम की मीटिंग में क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ड्राइवर्स के तेवर देखकर लगता है कि अब आश्वासन नहीं बल्कि हर हाल में सभी बकाया राशि का फुल पेमेंट चाहते हैं। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोलन के शुलिनी माता मंदिर में प्रशासन ने कीर्तन पर रोक लगा दी है, जिससे शहर वासियों में आक्रोश है। प्रशासन की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि मंदिर प्रांगण में जगह की कमी है। अगर कीर्तन करना है तो लोग मंदिर के पास ही बने कीर्तन हॉल में कर सकते हैं। प्रशासन ने कीर्तन पर रोक का नोटिस भी लगा दिया है, जिससे लोगों में खासा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि कीर्तन मंदिर में नहीं तो कहां होगा। मैंने अपने तहसीलदार से बात की थी। मेरे ध्यान में ये बात आई कि वहाँ पे जो मंदिर का प्रांगण है वो काफ़ी छोटा है, जिसमें कि कई बार लोग दिन में कीर्तन करने बैठ जाते हैं और जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है। तो प्रशासन ने ये निर्णय लिया था कि इन लोगों को जो मंदिर का जहाँ गेट है वहाँ के बजाय जो हमारे हॉल बने हैं ऊपर उसी बिल्डिंग में कीर्तन हॉल है, हम उनसे निवेदन ये कर रहे हैं कि आप कीर्तन वगैरह करने के लिए उन हॉल का प्रयोग करें, ताकि जो लोग श्रद्धालु दिन भर आते रहते हैं उनके कोई असुविधा का सामना ना करें। मंदिर के अगर कीर्तन नहीं होगा तो कहाँ होगा। जहाँ तक कि शोर का सवाल है तो माइक वगैरह नहीं लगना चाहिए। आराम से बैठ के अगर कीर्तन किया जा रहा है तो उससे तो मंदिर में रौनक भी बढ़ती है, लोग आते हैं और जो लाइनों में खड़े रहते हैं वो भी आनंद लेते हैं इसका। बुनियादी सुविधा को छोड़ के उसके अलावा ये कीर्तन पे रोक लगा। और धर्मशाला पहुंची दिल्ली कैपिटल्स की टीम। एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हुई टीम। सौरभ गांगुली, रिकी पॉन्टिंग भी पहुंचे। 17 और 19 मई को HPCA स्टेडियम में होगा मैच। 17 मई को पंजाब और दिल्ली में मुकाबला। पहले ही पहुंच चुकी है पंजाब किंग्स की टीम। जी हां, इस वक्त की जो आप खबरें देख रहे हैं और जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें काफी हैरान करने वाली। आप देखिए किस तरह से ये तमाम वो तस्वीरें हैं, सब बड़े चेहरे हैं। धर्मशाला पहुंच गई ये टीम और ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम है जो एयरपोर्ट से होटल के लिए रवाना हो गई है। सौरभ गांगुली, रिकी पॉन्टिंग भी पहुंचे। 17 और 19 मई को HPCA स्टेडियम में मैच होगा और 17 मई को पंजाब और दिल्ली में मुकाबला पहले ही होगा। पहले ही पहुंच चुकी है पंजाब किंग्स की टीम। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त जो आप खबरें देख रहे हैं ये काफी रोचक है। धर्मशाला दिल्ली पहुंच चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। एयरपोर्ट से होटल के लिए टीम रवाना भी हो गई। सौरभ गांगुली भी मौजूद है, रिकी पॉन्टिंग भी मौजूद है और 17 और 19 मई को HPCA स्टेडियम में मैच होना है। 17 मई को पंजाब और दिल्ली में मुकाबला पहले ही होगा और पहले ही पहुंच चुकी है पंजाब किंग्स की टीम। 3 लोग आए थे, जिसमें से कुछ प्लेयर्स थे, कुछ मैनेजमेंट टीम से थे उनके। इस तरीके से 53 लोग थे आज। कल राजस्थान की टीम आने वाली, वो जयपुर से आएगी और स्पाइसजेट की फ़्लाइट से। और मेरे ख्याल से दिल्ली टीम के सारे ही आगे थे। वार्नर जी थे और साथ में गांगुली भी आए थे और रिकी पॉन्टिंग थे, तो वाटसन थे, काफ़ी शांत थे, तो काफ़ी लोग आए थे। मेरे ख्याल से सारे लोग आ गए।
धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मुकाबले को लेकर पूरे शहर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहां 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स और 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम में भिड़ंत होगी। इस दौरान सुरक्षा के लिए 1200 जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने धर्मशाला को 4 सेक्टर में बांटकर ट्रैफिक नियमों में भी कई बदलाव किए हैं।